माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे 10th बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर पोषण की शुरुआत करेंगे, जीव विज्ञान का। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर पोषण क्यों ज़रूरी है, पोषण किसे कहते हैं, सांस लेना क्यों ज़रूरी है, शरीर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जैसे कि टॉयलेट इत्यादि जो है उसको शरीर से बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है, शरीर में परिवहन क्यों ज़रूरी है, इन सारे चीज़ों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जैव परिक्रम है क्या। तो सबसे पहले ये देखें कि पोषण यानी खाना खाना। खाना खाए बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, अर्थात अगर हम पोषण नहीं लेंगे तो हमारी शरीर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सांस लिए बगैर भी हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उत्सर्जन अर्थात बच्चों जैसे मल, पेशाब, आँख का कांची, शरीर का पसीना, ये सारी चीज़ों को अगर हम शरीर से बाहर ना निकालें तब भी हमारा शरीर जो है वह खत्म हो जाएगा, हमारी कोशिकाएं मर जाएगी और हमारा शरीर इस तरह से क्या हो जाएगा, मर जाएगा और हम मर जाएंगे। ठीक है, अर्थात ये सारी प्रक्रिया से हमारे शरीर का क्या होता है, रक्षा होता है। ठीक है, परिवहन अर्थात ज़रा सोचो, हम सांस लेते हैं और हमारे पूरे शरीर में हम दवा खाते हैं। ज़रा आप सोचो कि आपके पैर में क्या हो जाता है कि घाव हो जाता है और दवा आप मुंह में खाते हो और आपका पैर का दर्द आराम हो जाता है। ज़रा सोचो, ये घाव, दवा का जो असर है, दवा में जो केमिकल होता है वो आपके घाव तक ही ना पहुँचे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ये हो गया परिवहन, अर्थात शरीर में जो उपयोगी पदार्थ है उसको उपयोग स्थल तक पहुँचाना, ये परिवहन। अर्थात बच्चों पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं अगर ना हो तो हमारे शरीर की रक्षा नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैव परिक्रम, जिसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, लाइफ प्रोसेस एक प्रक्रिया नहीं है, ये सारी बहुत सारी 3-4 प्रक्रियाओं का एक गुच्छा है, मिलन है, सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर एक प्रक्रिया बना है ना। तो हम कहेंगे वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, ठीक है, उसे हम जैव परिक्रम कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं मैंने आपको समझाया, इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर का क्या होता है, रक्षा होता है, हमारे शरीर की क्या होती है, रक्षा होती है। अतः ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी, जैव परिक्रम। ठीक है, तो परिभाषा देख लें, वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का शरीर, हम भी क्या हैं, जीव हैं ना जी, तो जीवों के शरीर का, हमारे शरीर का अनुरक्षण मतलब रक्षा होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव परिक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैव परिक्रम में कौन कौन सी प्रक्रिया आ जाती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में और भी अन्य प्रक्रियाएं होती है, जैसे नियंत्रण एवं समन्वय, जनन यानी बच्चा पैदा करना, ठीक है, आनुवांशिकता, विकास इत्यादि सभी हमारे सजीवों से, हमारे शरीर से क्या है, संबंधित है। परंतु ये परिक्रम शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखता है। अर्थात बताओ, अगर जनन ना किया जाए तो क्या हमारे शरीर खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हमारे शरीर की रक्षा नहीं होगी? ऐसा नहीं है। ठीक है, जनन मतलब बच्चे पैदा करना। अगर हम बच्चा पैदा नहीं करें तो क्या हमारा शरीर से, मतलब हमारा शरीर का क्या हो जाएगा, अनुरक्षण नहीं हो पाएगा, हमारा शरीर डेथ हो जाएगी, मर जाएगी, नहीं होगा ना ऐसा। ठीक है, अगर नियंत्रण समन्वय ना हो तो भी हमारे शरीर का, ऐसा नहीं कि अचानक हमारे शरीर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, लेकिन खाना नहीं खाओगे मर जाओगे, सांस नहीं लोगे ना, हमारे शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, उत्सर्जन नहीं होगा तो भी हो जाएगा, परिवहन नहीं होगा तो भी हो जाएगा। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं जो यानी नियंत्रण, समन्वय, जनन, आनुवांशिकता इत्यादि हमारे शरीर से संबंधित भले है, लेकिन इस सारी प्रक्रियाओं को हम ना भी करें तो हमारा शरीर तुरंत नहीं मरेगा। ठीक है, हमारा शरीर खत्म नहीं होगा। ठीक है, हमारी कोशिकाएं नहीं मरेगी। अतः ये सारी प्रक्रियाएं जो है
ठीक है, हमारे शरीर से संबंधित जरूर है, लेकिन शरीर के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखता है। अर्थात ये सब ना भी करें तो भी हमारे शरीर की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सब ना करें, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन ना करें तो हमारे शरीर की रक्षा नहीं होगी। तो वे सारी प्रक्रियाएं जिसके बगैर हमारे शरीर की रक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। इस तरह से हम ना परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि पोषण जय प्रक्रम है लेकिन जनन नहीं है, क्यों? तो उसका आंसर इसी नोट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहो। अब इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा जो पहला चैप्टर है पोषण, वो स्टार्ट होने वाला है। अब हम स्टार्ट ही करेंगे तो वहाँ से पता चलेगा, ठीक है, कि पोषण क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक है, और पोषण के कितने प्रकार होते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको इस नोट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और एक प्रॉपर नोट तैयार कर लेना और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करना। ठीक है, तो ये पोषण हमारा पहला जय प्रक्रम का पहला प्रक्रिया क्या है? हमें एनसीईआरटी जो बुक है डियर स्टूडेंट, उसमें जय प्रक्रम पहला चैप्टर ही है, उसी में ये चारों प्रक्रियाएं यानी कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन दे दिया गया है। लेकिन प्राइवेट बुक में क्या किया गया है? पहला चैप्टर पोषण बना दिया गया, दूसरा चैप्टर श्वसन बना दिया गया, तीसरा चैप्टर उत्सर्जन है और चौथा चैप्टर परिवहन है। तो हम प्राइवेट बुक को ही फॉलो करेंगे, ठीक है, ताकि हम इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम प्राइवेट बुक पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमें ना किसी भी चीज़ को बारीकी से अच्छे से क्या करना है? डीप में जाके उसका अध्ययन करना है। ठीक है, पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण क्या है? तो देखिए, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब समझो, इसे गौर से समझने के, भोजन में क्या होता है? पोषक तत्व उपस्थित होता है। अब हम पोषक तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तो पोषक तत्व समझने के लिए देखो, पोषक तत्व क्या होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे चीज़ क्या है? पोषक तत्व है। ठीक है, तो वसा जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम अगर वसा लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि दूध में फैट होता है, वसा होता है। ठीक है, और 1 ग्राम वसा से, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमें प्राप्त हो जाती है। अगर 1 ग्राम वसा हमारे शरीर में जाती है तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि के लिए ज़रूरी है। हमारा शरीर वृद्धि विकास करता है। जैसे अभी ना एक बच्चा जो पैदा होता है उसका हाथ छोटा होता है, धीरे धीरे उसका क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और देखे होंगे जब किसी व्यक्ति का क्या होता है? ऑपरेशन होता है, तो वहाँ से उधर से क्या करते हैं? फल वगैरह लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं स्टूडेंट? क्योंकि फल लेने से उसमें प्रोटीन मौजूद होता है और शरीर का जो टूटा फूटा, जहाँ पे जैसे ऑपरेशन है, गड्ढा है, घाव को ना जल्दी भर जाता है, यानी टूटे फूटे तक की जल्दी से क्या हो जाती है? मरम्मत हो जाती है। शरीर फिर से वो अंग विकास कर जाता है और उस घाव को क्या करता है? भर देता है। तो बस प्रोटीन, उसके बाद विटामिन। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर में समस्त क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन। ठीक है, विटामिन अल्प मात्रा में हम, ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इस सब का एक अलग ना, इसके भी अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए 10th क्लास में वो ज़रूरी नहीं है बच्चों। आपके लिए 10th क्लास में ये जानना ज़रूरी है कि हमें पोषण के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बारे में अभी फ़िलहाल उतना नहीं है। ठीक है, वो बाद में हम करवाएंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अच्छे ढंग से करवाए जाएंगे आपको। तो फिलहाल तो हमें पोषण पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारे पोषक तत्व हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ठीक है, जल, ये सारे के सारे क्या हैं? पोषक तत्व हैं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इन पोषक तत्व को हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं? दूध खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाता है? प्रोटीन जाता है। दही खाते हैं तो प्रोटीन जाता है। पनीर खाते हैं तो प्रोटीन जाता है। फल वगैरह, मछली खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाता है? प्रोटीन जाता है। अर्थात बच्चों, भोजन के जरिए हम क्या ले रहे हैं? पोषक तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। यही ना बात हो। जैसे हम पपीता खाते हैं, गाजर खाते हैं तो उसमें विटामिन मिलता है हमें,
ठीक है। तो हम जो भी भोजन ले रहे हैं उसमें पोषक तत्व होता है और पोषक तत्व को हम शरीर में भोजन के रूप में अंदर लेते हैं, शरीर में ग्रहण करते हैं और उस पोषक तत्व को कहाँ तक पहुँचाना होता है बच्चों? शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं प्रत्येक कोशिका तक उस पोषक तत्व को क्या पहुँचाने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार रिविजन करवाते हैं। शरीर में ना भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, पोषक तत्व में मैंने बताया आपको, ठीक है, वो प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, वसा हो सकती है, जल एवं खनिज लवण हो सकती है। उन सारे पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब पोषण क्यों जरूरी है? ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आपको पूछा जाता है कि पोषण क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पोषण जो है अनिवार्य है क्योंकि पोषण से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, पोषण से क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, हम आपको बताए ना कि घाव, अगर यहाँ पे गड्ढा है, सपोज कीजिए उंगली में गड्ढा है और खाना हम नहीं लेंगे तो घाव को भरने में क्या होगा? टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम खाना सही से लेते हैं, पोषक तत्व को हम ग्रहण करते हैं तो शरीर का यहाँ पे क्या होता है? अंग का निर्माण होता है और ये घाव ना जो गड्ढा था वो अंग फिर से बन गया और वो अंग क्या हुआ? हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या होता है बच्चों? त्वचा होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद टूटे फूटे उत्तक जो होते हैं, घाव भर जाते हैं ना बच्चों, क्यों भरते हैं? क्योंकि टूटे फूटे उत्तक की क्या होती है? मरम्मत होती है। तो टूटे फूटे उत्तक की क्या होती है? मरम्मत होती है। तथा वृद्धि और विकास होता है ना। देखे होंगे अगर सेम 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए लेकिन अगर पोषण सही से मिलता रहा, सही उसे खाना आहार मिलता रहा, संतुलित आहार, तो जिसको सही से मिलता है उसका शरीर जल्दी विकास कर जाता है, वृद्धि कर जाता है, जल्दी वो बढ़ जाता है। लेकिन जिसको पोषण नहीं मिलता है उसको थोड़ा वक्त लगता है, उसका शरीर वृद्धि विकास नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आप पहला लाइन समझ गए होंगे कि पोषण से शरीर का निर्माण होता है, टूटे फूटे उत्तक की मरम्मत होती है और शरीर का क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है। इसलिए पोषण क्या है? जरूरी है। दूसरा, अगर आप खाना नहीं खाओगे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाए तो क्या वो, ठीक है, जन्म करने की क्षमता उसमें रहेगी? नहीं रहेगी। अगर उसका शरीर में ना ऊर्जा ही सही से ना मिले तो जन्म की क्षमता वो खो बैठेगा। ठीक है, तो जनन क्षमता पोषण से प्राप्त होती है एवं शरीर में जितनी भी ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है? पोषण से प्राप्त होती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का नोट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ना इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और एक प्रॉपर नोट तैयार कर लेना। ठीक है, अब पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को ही हम स्वपोषण भी कहते हैं और विषमपोषी पोषण को ही हम परपोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ना आपके प्राइवेट बुक में स्वपोषी पोषण को स्वपोषण कहा गया है, विषमपोषी पोषण को परपोषण कहा गया है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताओ कि हम जो खाना खा रहे हैं, सपोज करो कि हमने रसगुल्ला खाया। ठीक है, रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला बताओ बनता किससे? दूध से। ठीक है, अच्छा, दूध आया कहाँ से? गाय से, भैंस से। अच्छा, गाय भैंस ने क्या खाया कि दूध बना? घास। और घास कहाँ से आया स्टूडेंट? ये आया पेड़ पौधा से। आप क्या देख रहे हो? हमारे शरीर में जो चीज़ें आज रही है, जो हम रसगुल्ला खा रहे हैं, ये रसगुल्ला आखिर किस चीज़ से आई है? पेड़ पौधा से आई है ना, पेड़ पौधा से आई। आगे चलो, मान लो हमने एक मैदान में, फील्ड में अमरूद का पेड़ है, हमने अमरूद तोड़ लिया, ठीक है, और उसको खा लिया। तो बताओ, आपने जो अमरूद खाया वो कहाँ से आया? पेड़ पौधा से आया। अर्थात अमरूद जो आप, बस फर्क कितना है कि अमरूद को आपने क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे से डायरेक्ट ले लिया। लेकिन रसगुल्ला जो खा रहे हो वो पेड़ पौधा से ही आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आ रहा है। पहले पेड़ पौधा से घास को गाय भैंस या बकरी खा रही है, ठीक है, फिर उससे दूध बन रहा है ना, गाय दूध दे रही है उस घास को खा के, फिर दूध से, ठीक है, दूध को फाड़ के फिर जाके उसका क्या बनाया जा रहा है? रसगुल्ला वगैरह बनाया जा रहा है। अर्थात हम जो भी खा रहे हैं
वो किसके ज़रिए आ रहा है? पेड़ पौधों के ज़रिए आ रहा है। अर्थात बच्चों, हम भले ये खाना बनाने वाले बात नहीं है, खाना में जो उपस्थित पदार्थ है वो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। हम अपने भोजन के लिए किस पे आश्रित होते हैं? हरे पेड़ पौधे पे होते हैं। लेकिन हरे पेड़ पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। हम इसकी चर्चा आगे बहुत डिटेल से करेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। तो आप अभी फिलहाल इतना जानो कि हरे पेड़ पौधे में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, और उसकी वजह से सूर्य का प्रकाश, हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल से जल और खनिज लवण प्राप्त करके पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे जो हैं बच्चों, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हरा पेड़ पौधा, उससे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अपोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमारे शरीर में हरे पेड़ पौधे पर क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परपोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्वपोषी पोषण है, यानी कि अपना भोजन स्वयं जो तैयार करता है, यह हरे पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला आपको कि क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। अगर मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित नहीं होता तो पेड़ पौधे में ये क्षमता नहीं होती कि वह सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा को प्राप्त करके, ठीक है, ग्लूकोज यानी रासायनिक ऊर्जा में क्या करे? बदल सके। ठीक है, तो पेड़ पौधा ही ऐसा कर सकता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की खोज साइनोबैक्टीरिया में ही हुई थी बच्चों, ये भी याद रखोगे। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, यानी कि स्वपोषण होता है हरे पेड़ पौधे में। हरे पेड़ पौधे साइनोबैक्टीरिया, यूग्रेना वगैरह में क्या होता है? स्वपोषण होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो जंतु, हम लोग हो गए, हम लोग, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, इस सब में क्या होता है बच्चों? ठीक है, विषमपोषी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? विषमपोषी पोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे। अभी आपको समझने की जरूरत है, नोट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जाके हमारा एक चैनल है, ठीक है, AK शिक्षा निकेतन सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारा टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्वपोषण के लिए CO2, सूर्य का प्रकाश, जल एवं क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ याद करो। CO2, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, ये जरूरी है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्वपोषी के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन में देगा CO2, दूसरा ऑप्शन देगा सूर्य प्रकाश, तीसरा दे देगा, ठीक है, जल एवं खनिज लवण, चौथा देगा इनमें से सभी। ठीक है, ये सारी के सारी चीज़ें, ये जो स्लाइड है, तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा स्वपोषण के लिए क्या जरूरी है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है। तो हम लोग ये तो अपना भोजन बनाता है और उसी से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो हमें इसकी क्या जरूरत है? ये तो बना के हमें भोजन दे रहा है। ठीक है, तो परपोषी पोषण, हम लोगों में परपोषी पोषण होता है, तो परपोषी पोषण में, विषमपोषी पोषण में इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। अच्छा बताओ, पेड़ पौधा में भोजन को पचाने की कोई जरूरत है? नहीं है। तो पेड़ पौधा में भोजन के पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम लोग हो गए, हमारे शरीर में भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपने 4 पॉइंट्स देखा कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, इसका नोट आपको मिल जाएगा ना डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम स्वपोषण को ही पहले पढ़ेंगे और उसमें प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। ठीक है, गौर से देखो, प्रकाश संश्लेषण आखिर क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त, सबसे पहले एक बात जानो, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, पहली बात। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे में आखिर क्यों हो पाता है? क्योंकि हरे पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं स्टूडेंट, आगे जाके सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो वही कहा जा रहा है कि वैसा, तो वह कोशिका। अच्छा, एक बात और है, क्या पत्ती जो होती है वो हर जगह पे क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है? नहीं माय डियर स्टूडेंट। मान लीजिए कि ये ऐसा पत्ता है जो चितकबरा टाइप का है, ठीक है, जिसमें कहीं है उजला है और कहीं हरा है। तो जहाँ हरा होगा
वहीं पे क्लोरोफिल उपस्थित होगा। यानी कि ये कोशिका ऐसा कोशिका है, ये जो मैंने छायांकित किया है, ये ऐसी कोशिका है जो हरा है और इसके अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती क्यों हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वह कोशिका जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोप्लास्ट युक्त, ठीक है, कोशिकाएं क्या करती है, सूर्य से, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि रात में नहीं हो सकता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करती है, हमारे वायुमंडल में CO2। अच्छा चलो CO2 आ ही गया तो इस पर हम एक बात ना गौर कर लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है बच्चों, 0.03%, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल से CO2 और ज़मीन से H2O ना ये ग्रहण कर लेता है। इसकी सहायता से क्या करता है, सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज ना, देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लूकोज, ठीक है, ये बनाता है, सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को हम मोनोसेक्राइड भी कहते हैं, याद रखोगे, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड, एकदम सरल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका निर्माण करती है एवं O2 गैस वातावरण में क्या करती है, मुक्त करती है। ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनती है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, और हम लोग जो CO2 अपनी सांस के द्वारा छोड़ते हैं, ठीक है, उसको पेड़ पौधा ग्रहण करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हमारे वायुमंडल में क्या होता है, CO2 और O2 का संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये परिभाषा याद रखनी है। अच्छा बताओ, हरे पेड़ पौधे में क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण होगी, लेकिन कहाँ होगी, पत्ती की उस कोशिका में होगी जिस कोशिका में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, अर्थात क्लोरोप्लास्ट युक्त, युक्त मतलब उसमें उपस्थिति, क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। चार चीज़ें जरूरी है, एक ये, एक सूर्य का प्रकाश, और एक ये, और एक ये, ठीक है। तो इसकी ना क्लोरोफिल युक्त या क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि दिन के समय में, ठीक है, CO2 और H2O की सहायता से उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट एवं O2 गैस क्या करती है, मुक्त करती है, ठीक है, वायुमंडल में। तो इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। इसके लिए एक रासायनिक समीकरण दें तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। तो देखो, CO2 लिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 6 अणु ले लिया गया, ठीक है, कहाँ से, वायुमंडल से। हमारे वायुमंडल में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.06%, ठीक है। देखो क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है नीचे, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा बच्चों, पेड़ पौधा की हरी पत्ती में खुद उपस्थित होता है। सनलाइट, सूर्य से, जल, ये जल का सूत्र लिखा गया है, इसमें खनिज लवण मिक्स होंगे। जल एवं खनिज लवण कहाँ से प्राप्त कर लेता है पौधा, जमीन से, जड़ के द्वारा जमीन से जल एवं खनिज लवण पेड़ पौधा प्राप्त कर लेता है। और CO2 कहाँ से ले लेगा, वायुमंडल से। आपसे पूछा जाएगा कि CO2 कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। जल एवं खनिज लवण कहाँ से मिलता है पौधे को, सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से ही मिलेगा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ से मिलेगा बच्चों, ठीक है, पौधे की हरी पत्ती में ही उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये मुख्य उत्पाद है, ये मेन प्रोडक्ट है ना, ग्लूकोज ना, ग्लूकोज बनता है मेन प्रोडक्ट, और ये जो है साथ साथ बन जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, आपको ग्लूकोज बोलना है, और प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट आपका क्लास होने वाला है अगले क्लास में आपको बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी है, इसको सिद्ध करेंगे, प्रायोगिक विधि से पूछा जाता है परीक्षा में। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, कैसे सिद्ध करें, ये क्या बोलते हैं, जल जरूरी है, इसको सिद्ध करना है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 जरूरी है, इसको सिद्ध करना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। और फिर हम ये भी जानेंगे अगले क्लास में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी तेज होती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा धूप उगती है तब प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी क्यों पड़ जाती है, ये सारी चीज़ का जवाब हम अगले क्लास में हम आपको देंगे। तब तक के लिए, ठीक है, आप इसका एक नोट अपना बना लें, ठीक है।
क्योंकि फेयर बनाते जाओगे तो परीक्षा के वक्त फेयर को बस एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर फेयर नहीं बनाओगे तो परीक्षा के वक्त ये एमईडी खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, ढेर सारा बुक खरीद लोगे और फिर भी सटीक आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।